Hello learners and welcome to my channel Treasure Learning. So in this video we will discuss the NCERT solution of chapter number 1 Environment class 7th Geography. I hope कि आपने previous जो parts हैं जिसमें मैंने पूरा complete chapter in 5 parts में explain किया है. So अगर आपने अभी तक उन parts को नहीं देखा है तो अभी जाके आप description box से direct उन parts पे जा सकते हैं लिंक्स पे क्लिक करके और उन पार्ट्स को देख सकते हैं. सो जब आप उन पार्ट्स को अच्छे से देख लें उसके बाद आप ये NCERT सॉल्यूशंस को देखेगा क्योंकि उससे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो. आई होप कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आए और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है हमने लास्ट वीडियोस में देखा है अच्छे से. इसमें मैंने आपको 2 डेफिनेशंस जो है मेंशन की हैं. आपको जो भी डेफिनेशन प्रेफरेबल लगे, जो आपको इजी लगे लिखने में और लर्न करने में, आप वो डेफिनेशन लिख सकते हैं. अदरवाइज़ दोनों ही डेफिनेशन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को कह रहे हैं बट उनका मेथड अलग है. फर्स्ट डेफिनेशन हमें क्या कहती है देखते हैं. द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन of living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने से या फिर उनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के बाकी फैक्टर्स के साथ जब होता है उससे जो एक सिस्टम क्रिएट होता है दैट इज़ एन इकोसिस्टम. सो दिस इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन हमें क्या कहती है? वही चीज़ बोल रही है बट थोड़ा सिंप्लीफाई करके. The relation between the living organisms as well as between the organisms and their surroundings form an ecosystem. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस में और उनके बाकी जो इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग्स के उनके जो बाकी फैक्टर्स हैं उनके साथ जब वो एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं तब वहाँ पे एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है. सो दोनों ही डेफिनेशन सेम बात कह रहे हैं बट दोनों का कहने का तरीका अलग है. थोड़ा सा एक डेफिनेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करके है. आप चाहें तो इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इकोसिस्टम का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट हो गया हमारा या फिर पोंड हो गया, एक्वेरियम, ये सब हमारे इकोसिस्टम के ही एग्जाम्पल्स हैं. कुछ मैन मेड हैं, कुछ नेचुरल हैं बट हैं आपके इकोसिस्टम के ही एग्जाम्पल, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट. सो नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है? द इन्वायरमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर दैट इज़ नोन एज नेचुरल इन्वायरमेंट. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट. अगर आप सिंपली फर्स्ट डेफिनेशन लिख देंगे कि द इन्वायरमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय नेचर इज़ नोन एज नेचुरल इन्वायरमेंट तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. तो आप उसमें ये मेंशन कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि क्या चीज़ें मिलकर नेचर में जो हैं, क्या चीज़ें मिलकर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं. तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, आप ह्यूमन बींग्स भी मेंशन कर सकते हैं. तो ये सभी चीज़ें मिलकर नेचुरल इन्वायरमेंट को क्रिएट करती हैं. So this is the second question. Third question is which are the major components of the environment. बहुत ही easy question है, आप सभी को पता है. There are 3 major components of environment. कौन कौन से components होते हैं? Natural, human made and human. Next question is give 4 examples of human made environment. हमें human made environment के 4 examples यहाँ पे पूछे गए हैं. तो बहुत easy है, हम बता देंगे बिल्कुल. human made environment कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? इसमें हमारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, पार्क्स आ जाते हैं, रोड्स आ जाते हैं. इसके अलावा भी इसमें तो आपसे 4 पूछे तो हमने 4 मेंशन किया है. आप चाहें तो और भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक मॉन्यूमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल अपने ऐड कर सकते हैं अगर उसमें लिमिटेड एग्जाम्पल नहीं पूछे हैं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या है? हमारी अर्थ का जो टॉप हार्ड लेयर जो होता है, टॉप हार्ड कवरिंग जो होती है अर्थ की, वो हमारा लिथोस्फेयर ही होता है. सो द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज लिथोस्फेयर. और ये बनती किससे है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. लिथोस्फेयर में हमें रॉक्स और मिनरल्स मिलते हैं. इसके अलावा हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी की भी एक लेयर इसके ऊपर होती है. एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. और लिथोस्फेयर में हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं. मिनरल्स कैसे मिलते हैं? क्योंकि वो रॉक्स में कंसिस्ट होते हैं. नेक्स्ट इज विच आर द 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट.
बायोटिक इन्वायरमेंट हमने समझा था कि जो इन्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करता है दैट इज़ बायोटिक इन्वायरमेंट। तो इसके दो सबसे मेजर कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है? सो बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फेयर हमारा एक डोमेन होता है नेचुरल इन्वायरमेंट का, जो हमने चैप्टर में समझा था। इसके अलावा अगर हमें इसका डेफिनेशन लिखना हो तो हम लिखेंगे कि एक नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पे लैंड वाटर एंड एयर यानी कि बाकी सारे जितने भी डोमेन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। आप इसमें चाहें तो ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं दैट इट इज़ वन ऑफ अ मेजर डोमेन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, वो भी सही रहेगा। सो दीज आर द 7 क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट मेजर क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स थे 7th, वो हमने अभी डिस्कस किए। इसके अलावा फिर आते हैं आपके टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में आपको हर एक हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें से मैंने आपको सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी ऑप्शंस मैं आपको ओरली ज़रूर बताऊँगी। सो फर्स्ट है हमारा विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, कि इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो आपने ऑप्शंस में देखें अगर आप अपनी बुक में, तो डेजर्ट, एक्वेरियम एंड फॉरेस्ट 3 ऑप्शंस आपको गिवन हैं, जिसमें से एक्वेरियम जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें हम फिशेस को रखते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता हो तो आपने काफ़ी सारे ऑफिसेज में, स्कूल्स में, मतलब काफ़ी जगहों पे इनको शो पीस के तौर पे रखा जाता है। कुछ को शौक भी होता है, अच्छा भी लगता है फिशेस को पालना। तो वो एक्वेरियम क्या होता है? एक तरीके का इन्वायरमेंट होता है जो फिशेस के लिए क्रिएट किया जाता है, जैसा पोन्ड्स में उनको रियल इन्वायरमेंट मिलता है वैसा। लेकिन अब क्योंकि ये ह्यूमंस क्रिएट करते हैं तो ये हमारा ह्यूमन इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होगा, ये नेचुरल नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज एक्वेरियम। सेकेंड क्वेश्चन है आपका विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, कि इनमें से कौन सा ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है। सो आपको उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो है लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। सो रिलीजन एंड कम्युनिटी तो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, वो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, लेकिन लैंड नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, लैंड। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है? आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं उसमें, माउंटेन, सी, रोड, जिसमें से रोड जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है। फोर्थ पार्ट इज विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। आंसर करने से पहले हमें पता होना चाहिए थ्रेट का मीनिंग क्या होता है। थ्रेट मीन्स होता है खतरा, कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए इनमें से कौन सा एक खतरा है। सो आपको ऑप्शन दिए हैं ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स, जिसमें से ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्रोइंग प्लांट्स को उगाना तो इन्वायरमेंट के लिए खतरा नहीं है, सिंपल सी बात है वो तो। ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाना भी इन्वायरमेंट के लिए कोई खतरा नहीं है, वो तो बल्कि बहुत अच्छे होते हैं, इन्वायरमेंट को और ग्रीन बनाते हैं। हाँ, पॉपुलेशन को ग्रो करना ये इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। क्यों होता है इसका रीज़न भी हम देख लेते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा लैंड की और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके लिए सिंपल है कि ह्यूमंस जो हैं वो इन्वायरमेंट को ही कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में ही वो चेंजेस लेकर आएंगे जैसे अभी लेकर आ रहे हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट आंसर उनके सामने दिए हैं। बायोस्फीयर अगर आप देखें तो मैच द फॉलोइंग में अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपको लेफ्ट साइड में 4 ऑप्शंस दिए हैं जिनको आपको मैच करना है टू द राइट साइड ऑप्शंस। राइट साइड में आपको 6 ऑप्शंस गिवन है। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ऑब्वियसली आप देखकर डर जाएंगे कि मैं किससे मैच करूं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको ईजिली कर लेंगे। सो फर्स्ट देखिए, बायोस्फीयर को हम किससे मैच करेंगे? ई ऑप्शन से, दैट इज़ द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। सेकेंड है एटमोसफेयर। एटमोसफेयर क्या होता है हमारा? जो आपका ए ऑप्शन में गिवन है, दैट इज़ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। एयर का एक ब्लैंकेट होता है जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है और अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, हर तरफ से। थर्ड वन इज़ हाइड्रोस्फेयर। सो हाइड्रोस्फेयर क्या है? हमारा एक डोमेन है, आप याद करेंगे, थोड़ा रिमाइंड करेंगे, हमने पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट में, जिसमें हमने 4 डोमेन्स पढ़े थे, जिसमें से हाइड्रोस्फेयर भी एक डोमेन था, और वो किसका डोमेन था? डोमेन ऑफ वाटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी।
लास्ट इज़ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट आपको देख के पता चल जाएगा, आर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास का जितना भी एरिया है वो सब हमारा इन्वायरमेंट होता है. सो दीज आर द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आई होप कि आपको सभी आंसर्स जो है क्लियर हुए और उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर हुआ हो. सो दिस इज़ आर टुडेज़ वीडियो. आई होप कि आपको सभी NCERT सॉल्यूशंस क्लियर हुए हों. तो अगर आपको NCERT सॉल्यूशंस क्लियर हुए हैं सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, and in next video next time we will meet with some extra questions. So thank you so much for watching.